हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल। अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट्स हम देखने जा रहे हैं और उसको देखते हुए हमने साइंटिफिक नोटेशन पिछले वीडियो में समझ लिया था कि साइंटिफिक नोटेशन क्या होता है और उसको कैसे यूज़ करते हैं और उसका सब्सट्रैक्शन, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन देख लिया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो जरूर से उसको जाके देखिए और समझिए साइंटिफिक नोटेशन का क्या यूज़ है। जेठालाल जी का एग्जांपल देके मैंने बताया है कि साइंटिफिक नोटेशन जेठालाल का हेल्प करता है, तो वो आपके लिए तो बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। कैसे, वो तो वीडियो देख के ही पता लगेगा आपको। इस वीडियो में हम बीजीएमआई और या आप पबजी या फ्री फायर कह सकते हो उसकी बात करने वाले हैं। क्यों? क्योंकि जो बच्चे इन गेम्स को खेलते हैं आज उनका जो एक कॉन्सेप्ट पढ़ाने जा रहा हूँ, उस कॉन्सेप्ट का नाम नहीं रिवील करूँगा। वो 2 कॉन्सेप्ट आपको एकदम चुटकी बजाते ही समझ आ जाएगा कि भाई मेरे को तो मतलब मैं बता रहा हूँ कि बहुत बच्चे इसमें कन्फ्यूज़ होते हैं कि सर यार ये कॉन्सेप्ट समझ ही नहीं आ रहा है, फ़ील नहीं आ रही। आज तो मैं फ़ील दिला दूँगा। अगर तुमने कभी अपने लाइफ़ में फ्री फायर या बीजीएमआई या पबजी जैसी गेम्स खेली हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है हमारा सिग्निफिकेंट फिगर्स। और ये वीडियोस किन लोगों के लिए है? ये वीडियोस उन लोगों के लिए है जो केमिस्ट्री क्लास 11th में है, पढ़ रहे हैं। ये तो आपको सभी को पता है, बट जो डिटेल में पढ़ना चाहते हैं कि हर एक चीज़ अच्छे से समझना चाहते हैं, ये वीडियोस उस टाइम पे मत देखना जब आपके बोर्ड्स चल रहे हैं या एग्जाम्स चल रहे हैं। तब ये वन शॉट वीडियो टाइप की नहीं है कि वन शॉट में सब कुछ कवर कर लिया थोड़ा थोड़ा, नहीं। ये डिटेल्ड वीडियो है। जब आप पहली बार इस चैप्टर को पढ़ रहे हो तब आपने ये वीडियो देखनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सिग्निफिकेंट फिगर से। Every experimental measurements has some amount of uncertainty associated with it। यानी कि कोई भी एक्सपेरिमेंटल मेजरमेंट्स कर रहे हो उसके अंदर कोई ना कोई अनसर्टेनिटी होती है। तुम बोलोगे समझ नहीं आया। फॉर एग्जांपल मैंने बोला कि मैं इस पेन का जो साइज़ है वो स्केल से नाप के देखता हूँ, तो इसका 5.56 आया आंसर। फिर मैंने दोस्त को बोला भाई एक बार तू नाप के देखियो, तो वो बोलता भाई मैं तो नाप रहा हूँ तो 5.57 आ रहा है। फिर एक और अपने दोस्त को बोला, मैंने कहा भाई तू नापना, तो वो कह रहा है यार 5.67 आ रहा है मेरा तो ये अनसर्टेनिटी है। तुम बोलोगे यहाँ पे अनसर्टेनिटी कैसे? यहाँ पे देखिए ये जो पॉइंट्स के बाद वाली वैल्यू है इसमें अनसर्टेनिटी यानी कि चेंज आ रहा है, कांस्टेंट वैल्यूज नहीं है। बट आप देखोगे जो 5 है वो कांस्टेंट है, तो ये जो 5 है इसको हम सर्टेन वैल्यू कहते हैं। और जो पॉइंट के बाद वाली वैल्यूज चेंज हो रही हैं उसको अनसर्टेन वैल्यू कहते हैं। तो यहाँ पे वही कह रहा है कि एक्सपेरिमेंटल जब हम मेजरमेंट्स करते हैं तो वहाँ पे कुछ वैल्यूज जो होती हैं वो अनसर्टेन होती हैं। हाउ एवर वन वुड ऑलवेज लाइक द रिजल्ट टू बी प्रिसाइज एंड एक्यूरेट। और सभी चाहते हैं कि उनका जो हमारा रिजल्ट आ रहा है वो एक्यूरेट हो और प्रिसाइज हो। प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी आर ऑफन रेफर टू वाइल वी टॉक अबाउट द मेजरमेंट्स। और प्रिसीजन और एक्यूरेसी हम बात करते हैं जब हम किसी चीज़ को मेजर करते हैं। पर बच्चों को प्रिसीजन और एक्यूरेसी समझ ही नहीं आता है। तुम बोलोगे सर कैसे नहीं समझ आता? आप तो समझाओगे हमें समझ आ जाएगा, क्योंकि मैं एक बढ़िया सा एग्जांपल देने वाला हूँ, तुम्हें हर एक चीज़ समझ आएगी। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे नॉर्मल टीचर बताता है वैसे प्रिसीजन एक्यूरेसी बताऊंगा। तुम पहले सोचना और मुझे कमेंट्स में बताना समझ आया, फिर उसके बाद ट्रिक से बताऊंगा, फिर बताना तुम्हें समझ आया कि नहीं आया। अच्छा, प्रिसीजन क्या होता है? रेफर्स टू द क्लोजनेस ऑफ वेरियस मेजरमेंट्स फॉर द सेम क्वांटिटी। हाउ एवर accuracy is the agreement of a particular value to the true value of the result. For example, if the true value for the result is 2 gram and a student A take two measurements and report the result as 1.95 gram and 1.93 gram. These values are precise as they are reach close to each other but are not accurate. Another student repeat the experiment and obtain 1.94 gram and 2.05 gram as the result for two measurements. These observations are neither precise nor accurate. When a third student repeat these measurements and report 2.01 gram and 1.99 gram as the result, these values are both precise and accurate. This can be more clearly understood from the data given in table 4.1। आई होप कई बच्चों को समझ आ जाता है, कई बच्चों को नहीं समझ आता। तो एक्यूरेसी में क्या, प्रिसीजन में क्या कह रहा है कि समझ लो आपको टीचर ने बोला कि आपका जो आंसर है वो 2.00 ग्राम आना चाहिए। बट कई बच्चों का 1 पॉइंट कुछ ग्राम आ रहा है, कई बच्चों का कुछ आ रहा है, कई बच्चों का कुछ आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट ए है, उसका क्या 1.95 और 1.93 आया।
एक स्टूडेंट का 1.94 आया, एक और 2.05 आया। एक स्टूडेंट का 2.01 आया और 1.99 आया। इस वाले स्टूडेंट के लिए बोला कि प्रिसाइज है बट एक्यूरेट नहीं है। इस स्टूडेंट के लिए बोला प्रिसाइज भी नहीं है, एक्यूरेट नहीं है, और इसके लिए बोला प्रिसाइज भी है और एक्यूरेट भी है। सर थोड़ी फील दिला दो तब तो मज़ा आए। चलो एक कॉपी पेन पे लेते हैं और थोड़ा सा फील लेते हैं। चलिए, फील के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। आपको याद होगा कि आप क्या करते हो जब गेम खेलते हो, तो आप हेडशॉट मारने की कोशिश करते हो। मेरी बात ध्यान से समझना, एक्यूरेसी और प्रिसीजन अच्छे से समझ आएगा। ये आपकी गन है, फॉर एग्जाम्पल अच्छी सी गन बनाते हैं, चलो जैसी भी है अच्छी है। अब यहाँ पे आप साइड में कहीं घर में छुप के खिड़की में खड़े हो और शूट कर रहे हो। तो आपने 3 फायर करे। क्या किया? 3 फायर किया, और वो तीनों फायर एक बार इसके हेड पे लगा, एक बार इसकी चेस्ट पे लगा, और एक बार इसकी टांगों पे जाके लगा। एग्जाम्पल समझो, ऐसा होता नहीं है, या तो बॉडी पे लगती है या हेड पे लगता है, दो ही ऑप्शन होते हैं, पर मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ। 3 फायर किया आपने, और आपने क्या सोचा था मन में कि मैं तीनों के तीनों फायर हेड करूंगा। मेरी बात समझना है, एक फायर से ही वो मर जाएगा हेड पे, पर मेरी बात समझो। तुमने क्या सोचा था कि मैं तीनों के तीनों फायर हेड पे करूंगा, यानी कि तीनों फायर किस पे आपने सोचे थे? हेड पे। ये आपका टारगेट है, आपका ये रिजल्ट आना चाहिए। बट आपका रिजल्ट तीनों हेड पे आना चाहिए। क्या था आपका रिजल्ट? था जैसे उस मैडम ने बोला 2 ग्राम आना चाहिए, आपका क्या रिजल्ट था कि तीनों हेड पे लगने चाहिए थे। पर आपने किया क्या? एक बार इधर मारा, एक बार छाती पे मार दिया, और एक बार टांगों पे मार दिया। यानी कि इस केस में आपका एक्यूरेसी भी नहीं है और प्रिसीजन भी नहीं है। अभी सब समझाऊंगा, तुम्हें धीरे धीरे हर एक चीज़ समझ आएगी। ठीक है जी, एक्यूरेसी भी नहीं है और प्रिसीजन में नहीं है। फिर मैंने कहा दूसरी गेम लगाओ। दूसरी गेम में आप गए। दूसरी गेम में आपने क्या सोचा? फिर से मैं तीनों हेड पे मारूंगा। टारगेट क्या है? हेड पे 3 गोलियां मारनी है। बट आपने दूसरे गेम में क्या किया? एक गोली चेस्ट पे मारी, एक गोली नाभि पे मार दी जैसे रावण को मारते हैं तीर, और फिर से एक गोली आपने दोबारा से चेस्ट पे मार दी। तो आपने क्या किया इस केस में? ना आप एक्यूरेट हो, ना आप प्रिसाइज हो। बट इस केस में क्या है, आपने टारगेट पे मारा, बट जो आपने गोली 3 चलाई वो एक दूसरे के बहुत क्लोज थी। यानी कि ये क्या है? प्रिसाइज है। क्या है ये? प्रिसाइज है। क्या है? प्रिसाइज है। बट ये एक्यूरेट नहीं है, क्योंकि आप टारगेट से दूर हो। बेशक आपने गोली चलाई और वो जाके कहीं ना कहीं तो लगी, बट अगली गोली चलाई तो वो भी वहीं पे जाके लगी, अगली गोली चलाई उसके आसपास लगी। यानी कि टारगेट से दूर है, बट जो आपने गोलियां चलाई वो एक दूसरे के बड़े करीब है। यानी कि आपने प्रिसाइज आपका है, यानी कि आपने जो शूटिंग की है वो प्रिसाइज है, बट एक्यूरेट नहीं है। क्योंकि आपका टारगेट क्या है कि भाई इसके जाके खोपड़ी पे लगी। तीसरा गेम लगाया आपने, उसमें भी एक ही टारगेट की हेड पे तीनों गोलियां लगी। तीसरे गेम में आपने क्या किया कि पहली गोली भी हेड पे मारी, दूसरी गोली भी हेड पे मारी, और तीसरी गोली भी हेड पे मारी। प्रिसीजन क्या होता है कि 3 गोलियां चलाई, तीनों एक दूसरे के करीब होनी चाहिए या एक ही जगह लगनी चाहिए। यानी कि ये तो प्रिसाइज दिख रहा है मेरे को। क्या है? प्रिसाइज है। हाँ जी, प्रिसाइज है। और जो मेरा टारगेट था उसी पे जाके गोली लगी या उसके करीब जाके लगी, यानी कि टारगेट के बहुत क्लोज लगी, तो यानी कि एक्यूरेट भी है। समझ आ गया जी? एक्यूरेसी और प्रिसीजन। प्रिसीजन क्या होता है कि आप अपने टारगेट के तो करीब नहीं हो, बट जितनी भी एक्सपेरिमेंट किया या जितनी भी गोलियां चलाई वो एक दूसरे के आसपास है। जैसे इस बच्चे के साथ हुआ कि ये 2 ग्राम के करीब तो नहीं है, बट ये जो वैल्यू आई है और ये वैल्यू आई है ये एक दूसरे के करीब है, इसलिए ये प्रिसाइज है। बट ये बच्चा ना टारगेट के करीब है, और जो दोनों एक्सपेरिमेंट किया वो भी एक दूसरे से बड़े दूर है, तो इसलिए ना प्रिसाइज है ना एक्यूरेट है। बट ये बच्चे ने क्या किया, 2 ग्राम के से 2 ग्राम के रिजल्ट के करीब भी है, और जो ये दोनों एक्सपेरिमेंट निकाले ये दोनों भी एक दूसरे के करीब है, यानी कि एक्यूरेट भी है और प्रिसाइज भी है। समझ आई मेरी बात? दोबारा से तुमको ये तीनों एग्जांपल समझा देता हूँ, तुम जाके अपने स्कूल में समझा दोगे, टी मास्टर को समझा दोगे, मास्टर नहीं समझा पाते, कई मास्टर कंफ्यूज हो जाते हैं समझाते समझाते। दोबारा से समझो, तुम्हारा टारगेट है तीनों गोली हेड पे लगनी चाहिए। फर्स्ट केस में तीनों गोली दूर मारी, ऊपर से हेड पे भी नहीं लगी, एक गोली जाके हेड पे लगी। ठीक है? तो ये तीनों रिजल्ट्स एक दूसरे से दूर हैं, तो यानी ये ना एक्यूरेट है ना प्रिसाइज है। यहाँ पे आपने क्या किया, तीनों गोली मारा तो सही, टारगेट पे नहीं लगा, बट क्या हुआ कि वो तीनों गोली एक दूसरे के करीब थी, यानी कि उनके रिजल्ट करीब थे। यानी कि जैसे तीनों गोलियां एक ही जगह, आप एक ही जगह या करीब करीब जाके लगी, पर रिजल्ट से दूर है, तो ये प्रिसाइज कहलाएंगे, क्योंकि तीनों जगह एक ही जगह मारा ना,
अब एक ही जगह मारने के लिए प्रिसीजन चाहिए ना भाई, एक ही जगह तुम मार पा रहे हो, बेशक रिजल्ट पे जाके नहीं लग रहा है, यानी कि टारगेट पे नहीं लग रहा है। दूसरी जगह क्या किया आपने, टारगेट के करीब मारी गोलियां, और तीनों गोलियां एक साथ थी और टारगेट पे भी थी, तो ये प्रिसाइज भी हो गया और एक्यूरेट भी हो गया। आई होप प्रिसीजन और एक्यूरेसी समझ आई हो। अब थ्योरी पढ़ लेते हैं, तुम्हें हर एक चीज चमक जाएगा। ये देखो, प्रिसीजन रेफर्स टू द क्लोजनेस, अब समझ आएगा, क्लोजनेस ऑफ वेरियस मेजरमेंट, यानी कि जितने मेजरमेंट लिए वो एक दूसरे के कितने करीब है फॉर द सेम क्वांटिटी। हाउएवर एक्यूरेसी इज द एग्रीमेंट ऑफ ए पर्टिकुलर वैल्यू टू द ट्रू वैल्यू ऑफ द रिजल्ट, यानी कि एक्यूरेसी क्या है कि भाई रिजल्ट के कितने करीब हो तुम, ये है। तो तीन बच्चों का एग्जांपल लिया, तुम्हें चीजें समझ आ गई। ओके जी, अब समझते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं। इसकी आपने डेफिनेशन भी लिखनी है। अच्छा, अब नोट्स में क्या लिखना था आपने, पिछली वीडियो में जो बताया था मैंने वो तो आपने लिख लिया होगा, मतलब सिर्फ आपने कैलकुलेशन लिखनी है। इस वीडियो में आपने प्रिसीजन और एक्यूरेसी की डेफिनेशन लिख लेनी है, और जो मैंने एग्जांपल लिया वो अपनी भाषा में नोट्स में ऐड करना है। क्यों? क्योंकि बाद में जाके आप भूल जाओगे। और अब हेडिंग डालनी है, सिग्निफिकेंट फिगर की डेफिनेशन लिखनी है। सिग्निफिकेंट फिगर्स आर मीनिंगफुल डिजिट्स विच आर नोन विद सर्टेनिटी, यानी कि सिग्निफिकेंट फिगर्स वो होते हैं जो सिग्निफिकेंट होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं, साथ में हमें एग्जैक्ट पता होता है, यानी कि सर्टेनिटी से हम बता सकते हैं कि ये हमारे सर्टेन वैल्यूज हैं। द अनसर्टेनिटी इज इंडिकेटेड बाय राइटिंग द सर्टेन डिजिट्स एंड द लास्ट अनसर्टेन डिजिट, यानी कि अनसर्टेनिटी, यानी कि वही मैंने जब एग्जांपल दिया पेन को नापने वाला, तो डिफरेंट डिफरेंट दोस्तों ने डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज़ बताई। तो उस टाइम पे हुआ क्या था कि डिफरेंट डिफरेंट दोस्तों ने डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज़ बताई थी, बट ये जो 5 है वो तो सर्टेन था, यानी कि ये तो चेंज नहीं हुआ, तो इसको हम सर्टेन वैल्यू कहेंगे। बट जो चेंज हो रही थी उसको अनसर्टेन वैल्यू कहेंगे। यहाँ पे भी वही बताने की कोशिश कर रहा है। Thus, if we write a result as 11.2 ml, we say 11 is certain and 2 is uncertain. वही बात ये भी कह रहा है कि 11 certain है, 2 uncertain है, and the uncertainty would be +1 -1, यानी कि ये एक या तो 3 हो सकता है या तो 1 हो जाएगा, मतलब 11.1 हो सकता है या 11.3 हो सकता है, ये बोल रहा है in the last digit. Unless otherwise stated, an uncertainty of +1 and -1 in the last digit is always understood. ठीक है जी। अब तुम सुनो, ये रूल्स याद कर लेना, इस पे क्वेश्चन भी बहुत सारे करवा दूंगा, तुम्हें हर एक चीज़ समझ आ जाएगी। इस पे तुमने ये चीज़ें लर्न करनी है कि सिग्निफिकेंट फिगर क्या होते हैं, जो फिगर्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, जो जिस फिगर्स के जिन वैल्यूज़ के मायने हैं, यानी कि वो सिग्निफिकेंट है, इंपॉर्टेंट है, जिनके मायने हैं, कुछ मतलब है, उसको हम सिग्निफिकेंट फिगर्स कहते हैं। पहला रूल क्या कहता है, ये रूल्स लिखने हैं। ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट फिगर्स। फॉर एग्जाम्पल 285 देर आर 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, यानी कि मैं अगर पूछूं 2, 8, 5 में कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, तो रूल क्या कहता है, जितने भी नॉन जीरो हैं, यानी कि जीरो को छोड़ के जितने भी हैं सब सिग्निफिकेंट हो गए। यानी कि इस एग्जांपल में मेरे को 3 सिग्निफिकेंट फिगर देखने को मिल रहे हैं। कितने मिल रहे हैं? 3। अच्छा, ये वाला एग्जांपल लूँ तो इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, जीरो को छोड़ दो, बाकी जो है वो हमारे लिए सिग्निफिकेंट है। अभी बात समझना, तुम्हें समझाता हूँ। ये क्या है, इसके अंदर 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, आ गया समझ। अब देखो, मैं तुम्हारे लिए एक एग्जांपल लिखता हूँ। एग्जांपल है हमारा 0.896, इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट है, जीरो को छोड़ के बाकी 1, 2, 3, तो इसके अंदर 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। आ जाइए, एक और एग्जांपल लेते हैं, 9875, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 1, 2, 3, 4, यानी कि 4 सिग्निफिकेंट फिगर है। आ जाओ 0.086, इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट है फिगर है, 2 सिग्निफिकेंट फिगर है। यानी कि पहला रूल आपको समझ आ गया। दूसरा रूल क्या कहता है, जीरो प्रिसीडिंग टू फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट्स आर नॉट सिग्निफिकेंट, सच जीरोस इंडिकेट दैट पोजीशन ऑफ डेसिमल पॉइंट, यानी कि ये कह रहा है कि अगर कोई नॉन जीरो डिजिट है और उसके लेफ्ट साइड में जितने भी जीरो हैं वो क्या है, नॉन सिग्निफिकेंट है या सिग्निफिकेंट नहीं है। दस 0.03 हैज़ 1 सिग्निफिकेंट फिगर, यानी कि इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, बस एक है, वो जो कि 3 है। इसके अंदर कितने हैं, सिर्फ 2, 1 और 2, ये सभी इनसिग्निफिकेंट है। मेरी बात समझ आई, यानी कि 2 सिग्निफिकेंट फिगर इस केस में है। मेरी बात समझ आई। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे ये देखो 0.89, इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, 2, इसको काउंट नहीं करना। आ जाओ 0.0007, इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, एक। बात समझ आई। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, 987 0.0, इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, 1, 2, 3, 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, ये सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है। तो तुम कहोगे सर क्या हमेशा जीरो इनसिग्निफिकेंट रहेगा? नहीं,
जब वो लेफ्ट साइड में आ रहा है तो इनसिग्निफिकेंट हो जा रहा है, यानी कि दो रूल आपको समझ आ गए। अब देखिए थर्ड रूल क्या कहता है, जीरो बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। अब मेरी बात समझना, पहले पहले दूसरे रूल समझ आ गए, तीसरा रूल समझते हैं। जीरो बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। दस, देखो ये भी नॉन जीरो डिजिट है, ये भी, यानी कि जीरो नहीं है, उसके बीच में जितने भी जीरो आएंगे वो सिग्निफिकेंट कहलाएंगे। मेरी बात समझ आई? मेरी बात समझ आई? दो नॉन जीरो के बीच में अगर जीरो आ गया तो वो सिग्निफिकेंट कहलाएंगे। जैसे 2.005 हैज़ फोर सिग्निफिकेंट फिगर्स। मेरी बात समझ आ गई? जैसे मैं एक और एग्जांपल दूं आपको, ये देखिए 202, इसके अंदर कितने हैं सिग्निफिकेंट फिगर? तीन सिग्निफिकेंट फिगर है। आ जाओ 2.086, इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट है? एक, दो, तीन, चार। चारों को गिनना है क्यों? क्योंकि ये नॉन जीरो के बीच में जीरो आ रहा है। ये आ जाओ 2.00086, इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं? एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः। छः सिग्निफिकेंट फिगर हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट रूल क्या कहता है? जीरो एट द एंड और राइट ऑफ अ नंबर आर सिग्निफिकेंट प्रोवाइडेड दे आर ऑन द राइट साइड ऑफ द डेसिमल पॉइंट। फॉर एग्जाम्पल 0.200 हैज़ थ्री सिग्निफिकेंट फिगर। यानी कि ये क्या कह रहा है कि अगर आपके जो भी नंबर लिखे हुए हैं वो डेसिमल के, डेसिमल लगाने के बाद जो नॉन ज़ीरो है उसके बाद आ रहे हैं तो वो सिग्निफिकेंट में काउंट किए जाएंगे, यानी कि 0.200 ग्राम। मेरी बात समझ आई? जैसे ये देखो यहाँ पे लिखा है 0.200 ग्राम, तो इसके अंदर तीन सिग्निफिकेंट फिगर है। 0.800, 8,000 लिख लो, इसके अंदर एक, दो, तीन, चार, चार सिग्निफिकेंट फिगर है। मेरी बात समझ आई? ठीक है। 0.086,700, तो इसको तो सिग्निफिकेंट नहीं मानना, पर इसको पूरा मानना है। एक, दो, तीन, चार, पाँच, तो इसके अंदर पांच सिग्निफिकेंट फिगर है। ठीक है जी। अब क्या कह रहा है? बट इफ अदरवाइज द टर्मिनल जीरोज आर नॉट सिग्निफिकेंट इफ दे देयर इज नो डेसिमल पॉइंट। मतलब कि अगर वहाँ पे डेसिमल पॉइंट नहीं लगा, जैसे यहाँ पे डेसिमल पॉइंट नहीं होता, विदाउट डेसिमल पॉइंट लिखा होता, तब वो सिग्निफिकेंट नहीं कहलाएंगे। फॉर एग्जाम्पल 100 हैज़ ओनली वन सिग्निफिकेंट फिगर, बट 100 हैज़ थ्री सिग्निफिकेंट figures and 100 has four significant figures. Such numbers are better represented in scientific notation. We can express the number 100 1 into में 10 की पावर 2, ऐसे ही 1.0 into 10 की पावर 2 टू सिग्निफिकेंट फिगर, एंड 1.00 into 10 की पावर 2 हैव थ्री सिग्निफिकेंट फिगर। यानी कि यहाँ पे कहने की क्या कोशिश कर रहा है, ध्यान से समझो। आपको कह रहा है कि बट इफ अदरवाइज, यानी कि बट इफ अदरवाइज द टर्मिनल जीरोस, यानी कि जो हमारे पॉइंट लगा के ज़ीरो लगा रहे हो ना, पॉइंट लगा के जो ज़ीरो लगा रहे हो उसको अगर आप देख रहे हो तो उसके अंदर जो हमारे ज़ीरोज़ हैं वो सिग्निफिकेंट हो जाते हैं। मतलब ये देखिए, अगर अकेला 100 लिखा है तो इसके अंदर एक सिग्निफिकेंट फिगर होगा। अब समझो, देखो अकेला 100 लिखा है तो इसके अंदर एक सिग्निफिकेंट फिगर है। बट अगर 100 लिख दिया और पॉइंट लगा के ज़ीरो लगा दिया, फिर इसके अंदर एक, दो, तीन, चार, ये देखो एग्जांपल दे रखा है ना, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? फोर सिग्निफिकेंट, यानी कि पॉइंट के बाद ज़ीरो है। फिर अगर 100 है और पॉइंट के बाद दो ज़ीरो लगा दिए तो एक, दो, तीन, चार, पाँच, पाँच सिग्निफिकेंट फिगर हो गए। तीन, दो, पाँच, पाँच सिग्निफिकेंट। अगर 1.0000, एक, दो, तीन, चार, पाँच, इसके अंदर भी पांच सिग्निफिकेंट फिगर है। मेरी बात समझ आई? पॉइंट के बाद जितने भी जीरो आएंगे वो सिग्निफिकेंट कहलाएंगे। तुम बोलोगे ऐसा कर क्यों रहे हैं, अभी मैं तुमको बताता हूँ। उससे पहले देखो, अगर ये लिखा हुआ है, अगर मैं एक पेपर लेता हूँ और तुम्हें समझाता हूँ कि क्या कहने की कोशिश कर रहा है। अगर ये देखो, ये लिखा हुआ है एक, सौ, सौ, हजार, .000, ये लिखा हुआ है, तो इसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं? एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात। ये देखो, यही बताने की कोशिश कर रहा है। ये देखो 100.0 के अंदर फोर सिग्निफिकेंट फिगर है, तो इसके अंदर कितने होंगे? एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात। ठीक है जी। अब देखो करोगे क्या, इसको हम पावर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो इसको इधर ले आऊँगा, इसको इधर ले आऊँगा, इधर इसको इधर ले आऊँगा, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 1.0 इंटू में 10 की पावर 4। 4 आएगा कि कितना आएगा? एक, दो, तीन, 10 की पावर 3, ये क्या हो गया? 10 की पावर 3 हो गया।
अब देखिए इसके अंदर आपने किया क्या कि इसको पावर में कन्वर्ट कर दिया, इसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर 2 हो गए। आप बोलोगे 2 मिनट वेट करिएगा, सॉरी बीच में कॉल आ गया था। अब देखिए कहाँ पे था मैं, चलिए दोबारा से मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से समझना। अच्छा हाँ, यहाँ पे ये देखिए, ये हमारा एक वैल्यू दे रखी है, दोबारा से मैं लिख लेता हूँ, 1 2 3, पॉइंट कहाँ लगा था यहाँ पे, 0 0 0। इसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर क्या है, मैंने क्या बोला, पॉइंट के बाद जितने भी जीरो हैं वो हमारे सिग्निफिकेंट हो जाते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7, इधर 7 सिग्निफिकेंट फिगर है। बट इसको पावर में कन्वर्ट करोगे तो आप देखोगे यहाँ पे 100 लिखा हुआ है, ठीक है। 100 लिखा हुआ है तो 100 को आप 1 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2 भी लिख सकते हो। बट इसको 1.0 इंटू में 10 की पावर 2 भी लिख सकते हो, 1.00 इंटू में 10 की पावर 2 भी लिख सकते हो, और 1.000 इंटू में 10 की पावर 2 लिख सकते हो। तुम कहोगे सर ये बातें तो सारी तो सेम ही लिखी हैं, मतलब दो सारे का मतलब तो 100 ही हो रहा है, बट इनके सिग्निफिकेंट फिगर चेंज हो जाएंगे। इसके अंदर 1 होगा, इसके अंदर 2 होगा, इसके अंदर सॉरी इसके अंदर 3 होंगे, और इसके अंदर 1 2 3 4 होंगे, ठीक है। पहले तुम ये समझो कि ये सिग्निफिकेंट फिगर इधर से मैंने गिने हैं। दूसरी चीज़, पावर को कभी सिग्निफिकेंट फिगर में गिनना मत, ठीक है, ये समझ आ गया। पर सर ये ना जो सिग्निफिकेंट फिगर है वो चेंज कैसे हो रहे हैं मुझे नहीं समझ आया, मतलब नंबर तो 100 ही लिखा है आपने, डिफरेंट डिफरेंट तरीके से लिखा है, तो ये क्यों सिग्निफिकेंट फिगर बढ़ रहे हैं? इसलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि किसी बंदे ने सिर्फ एक पर मेजरमेंट करके रोक दी थी, बट किसी बंदे ने सोचा चलो एक के आगे मेजरमेंट करता हूँ, एक्यूरेसी चेक कर लेते हैं। एक ने और 2 डिजिट तक मेजरमेंट की, एक ने और भी ज़्यादा मेजरमेंट की कि भाई 3 वैल्यू तक ज़ीरो लेकर आया वो, तो इसलिए उसकी सिग्निफिकेंस और बढ़ जाती है। मतलब एग्जांपल के लिए आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, आपने 1 आया आंसर आपने छोड़ दिया, किसी ने तो 1 के आगे पॉइंट लगा के यानी कि 3 डिजिट तक लेके गया, पॉइंट के बाद 3 डिजिट तक लेके गया, तो उसकी वैल्यू ज़्यादा एक्यूरेट मानी जाएगी, इसलिए उसको सिग्निफिकेंस भी ज़्यादा दिया जाएगा। इसलिए हमने बोला कि इसके अंदर 1 सिग्निफिकेंट फिगर, इसके अंदर 2, इसके अंदर 3, इसके अंदर 4 सिग्निफिकेंट फिगर है। मेरी बात समझ आई आपको? अगर नहीं समझ आई, सारा रूल्स दोबारा से रिवाइज़ करवाऊँगा, टेंशन नहीं लेना है। अभी दोबारा से अगले रूल्स देख लेते हैं, उसके बाद सब कुछ अच्छे से रिवाइज़ करूँगा, टेंशन नहीं लेना है, हर एक चीज़ समझ आने वाली है तुमको, ठीक है? अब देखो, यहाँ पे भी वही सेम बात लिख रखा है। लास्ट रूल रह गया हमारा, लास्ट रूल क्या कहता है? काउंटिंग नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स। फॉर एग्जांपल कोई ऑब्जेक्ट्स को काउंट कर रहे हो, जैसे 2 हो गया, 2 बॉल हो गया, 20 अंडे हो गए, तो उसके अंदर जो सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं वो इनफाइनाइट होते हैं। अब वो उसके अंदर सर इनफाइनाइट कैसे होते हैं? फॉर एग्जांपल अभी जैसे लिखा मैंने कि अगर ये 100 लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है? ऐसे 100 लिखा है, तो मैंने क्या बोला, इसके अंदर 1 2 3 4 सिग्निफिकेंट फिगर है। बात समझ आई? हाँ, 4 है। बट इसको तो मैं 100 ऐसे भी लिख सकता हूँ, तो इसके अंदर 5 हो जाएंगे। इस 100 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, तो कितने हो गए? 6 सिग्निफिकेंट फिगर। ऐसे ही मैं जीरो बढ़ाते जाऊँ, कोई फ़र्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। इसीलिए अगर ये अकेला लिखा है तो आप बोलोगे कि इसके अंदर कितने 1 2 3 4 है, इसके अंदर बोलोगे 5 सिग्निफिकेंट फिगर है, और इसके अंदर कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 सिग्निफिकेंट फिगर है। बट कोई एग्जैक्ट वैल्यू आ गई, 100 लिख दिया, तो इस 100 को तो मैं इस ऐसे भी लिख सकता हूँ, ऐसे भी लिख सकता हूँ, ऐसे भी लिख सकता हूँ, तो इसको एक पर्टिकुलर वैल्यू नहीं देंगे। हम बोलेंगे इसके अंदर जो सिग्निफिकेंट फिगर है वो इनफाइनाइट है। क्यों? क्योंकि हम इनफाइनाइट ज़ीरो लगा सकते हैं, मैं 100 लिख के कितने भी ज़ीरो लगा दूँ, इसलिए हम इसको कहेंगे कि इसके अंदर इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर प्रेजेंट है। जैसे कि ये देखो, 2 को ऐसे भी लिख सकते हो। मेरी बात समझ आई? अब देखिए, इन सभी रूल्स को मैं दोबारा से रिवाइज़ करता हूँ ताकि आपको चीज़ें अच्छे से समझ आ जाएँ। तो चलिए एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं जो भी हमने रूल्स पढ़े हैं। सिग्निफिकेंट फिगर क्या है? जो वैल्यूज हमारे मायने रखती हैं। अब तुम डिटेल में मत जाना, बिकॉज अगर डिटेल में जाओगे तो तुम्हें एक बार और वीडियो देखना पड़ेगा। मतलब मैंने इसलिए बोला डिटेल में नहीं जाने को, क्योंकि 2-3 बार ये वीडियो देखोगे तब तुम्हें समझ आएगा, क्लिक करेगा कि भाई मैं क्या कहने की तुम्हें कोशिश कर रहा हूँ। जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स हैं, जैसे 285, ये एक सिग्निफिकेंट फिगर है। इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, ठीक है जी। उसके बाद जो जीरो नॉन जीरो के लेफ्ट साइड में आ रहे हैं, डेसिमल के पहले डेसिमल के बाद, वो सभी इनसिग्निफिकेंट है, यानी कि इसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर सिर्फ एक है। इसी तरीके से अगर मैं लिख दूं कि 0.0896, तो इसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर 3 है, क्योंकि ये लेफ्ट साइड वाले जीरोज इनसिग्निफिकेंट होते हैं। उसके बाद तीसरा रूल क्या कह रहा है कि दो नॉन जीरो के बीच में अगर जीरो आएगा तो वो सिग्निफिकेंट कहलाएगा। जैसे 202, ये सिग्निफिकेंट है, ये जीरो को भी काउंट करेंगे, यानी कि 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। इसी तरीके से मैंने 2.0000 कितने भी जीरो लगा दो और फिर यहाँ पे 3 लिख दो, ये भी सिग्निफिकेंट कहलाएगा। 1 2 3
4, 5, 6, इसके अंदर 6 सिग्निफिकेंट फिगर है। मेरी बात समझ आई? फिर अगला रूल क्या कह रहा है? अगला रूल क्या कह रहा है कि अगर जो ज़ीरो हैं वो, ये देखिए, zeros at the end of the right of a number are significant provided they are on the right side of the decimal point। यानी कि ये क्या कह रहा है कि अगर जो डेसिमल पॉइंट है उसके राइट साइड के जीरो हैं, जैसे 0.200, ये लिख दिया मैंने। अब इसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं? इसके अंदर आपको ये सिग्निफिकेंट नहीं लेना, बट डेसिमल के बाद जो नॉन जीरो उसके बाद जितने भी जीरो आएंगे वो सिग्निफिकेंट कहलाएंगे, यानी कि 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। इसके अंदर 4 सिग्निफिकेंट फिगर है, बट इसको गिनना नहीं है क्योंकि पिछला रूल बोला ये सिग्निफिकेंट नहीं होता है। दूसरी चीज़ मैंने क्या बोला, 100 लिखा हुआ है, 100 को मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, यहाँ पे ऊपर लिख के दिखाया है कि 100 को इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, इस तरीके से भी, इस तरीके से। जो एक्सपोनेंट्स होते हैं उसको सिग्निफिकेंट फिगर में नहीं गिनना, बट इस केस में 1 सिग्निफिकेंट है, इस केस में 2 है, इसके 3 है, इसके 4 है, क्योंकि डेसिमल के बाद जितने जीरो आएंगे उसमें सिग्निफिकेंट फिगर। तुम बोलोगे सर सभी तो 100 लिखे हैं, बट इसमें फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है कि जिस बंदे ने ये वैल्यूज़ निकाली हैं वो 1 डेसिमल तक इसने निकाला है, इसने 2 डेसिमल तक कैलकुलेशन की है, इसने 3 डेसिमल तक जाके कैलकुलेशन की है और एक्यूरेसी नापी है। तो इसकी वैल्यू की सिग्निफिकेंस ज़्यादा होगी, इसलिए इसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर ज़्यादा है। बट इसके अंदर कम है, इसके अंदर और कम है और इसके अंदर और कम है। मेरी बात समझ आई? हाँ जी, समझ आ गई। उसके बाद क्या कह रहा है कि अगर कोई एग्जैक्ट नंबर 2 बॉल, या आप लिख रहे हो 5 ग्लास, इसके अंदर इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं। किस तरीके से? मैंने 2 लिख दिया, इस 2 को पॉइंट लगा के 0 लगा सकता हूँ। तो पहले 2 था, 1 सिग्निफिकेंट फिगर, पॉइंट लगा के 0 लगाया, 2 सिग्निफिकेंट फिगर, 3 सिग्निफिकेंट, 4, 5, तो ये डिसाइडेड नहीं है, इसीलिए हम इनफाइनाइट कहते हैं। क्यों? क्योंकि 0 भी इनफाइनाइट लगा सकते हैं। इसलिए हमारा जो एग्जैक्ट वैल्यूज़ है, जैसे मैंने 500 लिख दिया, तो इसको पॉइंट लगा के ज़ीरोज़ में बढ़ाते जाऊँगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। इसलिए एग्जैक्ट वैल्यू की जो सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं वो इनफाइनाइट होते हैं। अब एडिशन और सब्सट्रैक्शन जब आप करते हो तो उसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर का कैसे यूज होता है वो देख लेते हैं। द रिजल्ट कैन नॉट हैव मोर डिजिट टू द राइट ऑफ डेसिमल पॉइंट देन आइदर ऑफ द ओरिजिनल नंबर। भैया सिंपल सी बात है, ये 7वीं 8वीं की बात कर रहा है कि कभी भी दो वैल्यूज को प्लस प्लस कर रहे हो उसके अंदर डेसिमल पॉइंट्स हैं, तो आंसर आपका अ, उस कैटेगरी में फॉल करना चाहिए जिसके पास डेसिमल पॉइंट के बाद कम डिजिट्स हैं। जैसे इसके पास डेसिमल पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स हैं, बट इसके पास 1 है। तो इस केस में जो आंसर होगा डेसिमल के पॉइंट के बाद 1 ही डिजिट होना चाहिए। तो 1.22 लिखा है, तो इसको 31.1 इसका असली आंसर होगा। मेरी बात समझ आई? मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ? अगर प्लस कर रहे हो, माइनस कर रहे हो और डेसिमल पॉइंट्स वाले प्लस माइनस कर रही हो, तो जिसके पास कम नंबर हैं आफ्टर डेसिमल, वो उसी को देख के आपने अपना आंसर लिखना है। डेसिमल के बाद इसके पास 2 डिजिट है, डेसिमल के बाद इसके पास 1 डिजिट है, तो आंसर हमारा डेसिमल के बाद 1 डिजिट वाला आएगा, क्योंकि मिनिमम डिजिट्स वाले हमने चूज़ करने हैं, इसीलिए हमारा 31.1 आंसर आया। अच्छा ठीक है, एडिशन और सब्सट्रैक्शन में आप ये वाला रूल फॉलो करते हो। एडिशन और सब्सट्रैक्शन का समझ आया? क्या करना है? मिनिमम डिजिट्स डेसिमल के बाद होंगे उसको देखकर अपना आंसर निकालना है। आफ्टर प्लस करने के बाद ये आंसर आया, इसको किसके हिसाब से करना है? जिसमें डेसिमल के बाद कम डिजिट हो। अब आ जाओ मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में सिंपल सा रूल देखना है कि आफ्टर मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन चेक करिए कि इन मल्टीप्लिकेशन में भी और डिवीजन में किस में कम सिग्निफिकेंट फिगर हैं। इसके अंदर आपको 2 सिग्निफिकेंट फिगर देख रहे हैं, इसके अंदर 3 सिग्निफिकेंट फिगर देख रहे हैं, दिख रहे हैं। इन दीज ऑपरेशंस द रिजल्ट मस्ट बी रिपोर्टेड विद नो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स आर देयर इन द मेजरमेंट विद द फ्यू सिग्निफिकेंट फिगर। अच्छा क्या कह रहा है देखो, इसको मल्टीप्लाई किया, आपका 3.12 आया। तो आप देखोगे इसके अंदर कम सिग्निफिकेंट फिगर है, तो आपका आंसर भी इसमें से कम सिग्निफिकेंट फिगर वाला होना चाहिए, यानी कि 3.1 हमारा आंसर होगा। इसको हम ड्रॉप कर देंगे, तो इसको ड्रॉप करने के लिए राउंड ऑफ करना होता है। तो आपको बचपन में सिखाया है कि जैसे 3.56 लिखा हुआ है, तो अगर मुझे ये वाली वैल्यू ड्रॉप करनी है और ये 6 से मतलब 5 से बड़ी है, तो इसको ड्रॉप करूँगा और इसको एक नंबर से बढ़ा दूंगा। मेरी बात समझ आई? यानी कि यार देखो, अगर किसी चीज़ को राउंड ऑफ कर रहे हो, अगर यहाँ पे समझ लो, मैं एग्जांपल के लिए यहाँ पे 3.54 लिखा है और मुझे क्या करना है, बस 2 सिग्निफिकेंट फिगर में आंसर निकालना है, तो इस 4 को हटाना पड़ेगा। 4 जो है 5 से कम है, यानी कि 5 से कम है, तो इसको सिर्फ 4 को हटा दूंगा, 3.5 रहने दूंगा। बट अगर ये 6 होता या 7 होता या 5 से बड़ा होता, तो मैं क्या करूँगा, 6 लिखा है ना, तो 6 को हटाऊंगा, बट एक नंबर यहाँ पे बढ़ाऊंगा। क्यों? क्योंकि ये 5 से बड़ा है।
मेरी बात समझ आ रहा हो? जैसे तुम्हारे 90, जैसे तुम्हारे परसेंटेज आई 75.8%। बात को ध्यान से समझना, तुम्हारे एग्जाम में कितने परसेंट आए? 75.8%। तुम घर पे जाके क्या बताते हो? मेरे ना 76% आए हैं। ये 8 को क्या कहते हो? देखो भाई 5 से तो बड़ा है 8, तो इसलिए मेरा लगभग राउंड ऑफ करके 76% बन रहा है। सेम एज यहाँ पे है कि अगर मुझे 3.5 आंसर चाहिए, बट ये 6 है, तो इस 6 को हटाओगे तो एक नंबर यहाँ पे बढ़ा दोगे, यानी कि 3.6 आपका आंसर आ जाएगा। सेम एज़ यहाँ पे 3.1 आंसर चाहिए, तो 2 तो 5 से कम है, तो यहाँ पे कुछ नहीं करेंगे, 2 5 को हटा देंगे क्योंकि 5 से बड़ा नहीं था। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 3.1। क्योंकि आंसर मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में क्या देखना है? आपने सिग्निफिकेंट फिगर्स देखने की, किसके सिग्निफिकेंट फिगर कम है, इसमें 3, इसमें 2 है, इसमें 3 है, 2 वाला आंसर हमारा आएगा। ये जो मैंने बात बताई वही यहाँ पे लिख रखी है कि अगर देखो, अगर इसको राउंड ऑफ कर रहे हो और तुम्हें राउंड ऑफ करना है, जैसे तुम्हें इसको हटाना है, किसको हटाना है? 6 को हटाना है, यानी कि हमारे को 138 आंसर चाहिए। तो ये 6 क्या है? 5 से बड़ा है, तो अगर 5 से बड़ा है तो इस वाले नंबर को बढ़ा दोगे, यानी कि 6 हटाओगे और इधर 9 लिख दोगे। बट अगर यहाँ पे 3 होता, 4 होता, 2 होता, 1 होता, तो आप उसको हटा देते एज इट इज़ और 38 लिखते। मेरी बात समझ आ रही है? तुम्हें नहीं समझ आ रही तो मैं दोबारा बताऊंगा, वीडियो लंबी हो जाए कोई बात नहीं, पर तुम्हें समझ आना चाहिए। 1.386 ये है। मैंने बोला मुझे 3 सिग्निफिकेंट में आंसर चाहिए, 3 सिग्निफिकेंट फिगर में आंसर चाहिए, तो मैंने लिखा 1 3। बट यहाँ पे 8 नहीं लिखूंगा, यहाँ पे 8 नहीं लिखूंगा, क्यों? क्योंकि 8 और 6 को हटाना है और 6 5 से बड़ा है, तो जब भी 5 से कोई रकम बड़ी होती है तो हम क्या करेंगे? इसको एक नंबर बढ़ा के लिखेंगे, यानी कि 139 हमारा आंसर है। बट सर अगर 1.384 होता तो, और मुझे 3 सिग्निफिकेंट फिगर में आंसर चाहिए, तो 1 3 लिखता। अब देखूंगा 8 के बाद जो ये डिजिट है वो 5 से कम है या बड़ा है, तो आप देखोगे 5 से कम है, तो इसको एज इट इज़ हटा दोगे और 8 का 8 लिख दोगे, इससे इधर कोई चेंज नहीं आएगा। यही चीज़ मैंने बताया। तो ये हो गया कि 5 से बड़ा होगा, ये होगा। अगला है 5 से छोटा। अगर 5 आ गया, मतलब इफ द राइट मोस्ट डिजिट टू बी रिमूव्ड इज 5, अगर वहाँ पे 5 आ गया, जैसे एग्जांपल यहाँ पे दे रखा होगा, यहाँ पे देखिए एग्जांपल 6.35। टू राउंड ऑफ द 5 वी हैव टू इंक्रीज 3 to 4 गिविंग 6.4। ठीक है जी। एज द रिजल्ट हाउएवर 6.25 इज बी राउंडेड ऑफ, इट इज राउंडेड ऑफ टू 6.2। अब देखो मेरी बात समझो, अगर देखिए, अगर आपका राउंड ऑफ कर रहे हो और वहाँ पे 5 है, मतलब जैसे मैं एग्जांपल के लिए लिखूँ, यहाँ पे एक डिजिट लिख लेता हूँ 6.25, और हमें इसे राउंड ऑफ करना है, कितने डिजिट तक राउंड ऑफ करना है? देखो तुमको मैंने बताया कि जो जैसे 6.5 से बड़ा होगा तो उस नंबर को बढ़ा दोगे, 5 से कम होगा तो उस नंबर को कुछ नहीं करोगे, ऐसे कैसे रहने दो। बट अगर हमारे को एग्जाम्पल में दे रखा है जैसे 6.35 और उसने बोला है यहाँ तक राउंड ऑफ करो, तो यानी कि ये 5 को हटाना पड़ेगा। अब रूल क्या कहता है? अगर 5 के इस साइड इवन नंबर है, 5 की इस साइड जैसे 6.25 लिखा हुआ है, अगर 5 की इस साइड, यानी कि 5 को हटाना है, इस साइड इवन नंबर है, तो इवन नंबर रहेगा तो हम कुछ नहीं करेंगे, 6.2 लिख देंगे, यही हमारा आंसर हो जाएगा। बट अगर ऑड आ गया, तो ऑड आएगा तो एक नंबर हम बढ़ा देंगे, यानी कि 6.4 लिखेंगे, यही रूल कहता है। यहाँ पे देखो 6.35 राउंडेड बाय 5 वी हैव टू इंक्रीज 3 to 4, क्योंकि यहाँ पे ऑड है तो 3 से 4 बना 6.4। अगर यहाँ पे 6.25 होता तो हम 6.25 एज इट इज लिख देते, क्योंकि ये इवन नंबर है। सिंपल सा रूल था, आपको समझ आ गया होगा। डायमेंशनल एनालिसिस आपको फिजिक्स में अच्छे से पढ़ाई जाएगी। मैं यहाँ पे ये टॉपिक इसलिए नहीं छेड़ रहा हूँ कि भाई तुम्हें कोई कन्फ्यूजन ना हो। हाँ, मैं इसको कवर तो ज़रूर करूँगा, बट डिटेल में आपको पूरा एक चैप्टर है डेडिकेटेड है डायमेंशनल एनालिसिस पे, तो टेंशन नहीं लेना, मैं इस टॉपिक को कवर करूँगा, बट अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। आप ज़रूर से बताना, बीच में थोड़ी सी डिस्टर्बेंस आ गई थी, एक जगह वीडियो रुक गई और दूसरी कॉल आ गया था, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। और एडिटिंग में बहुत टाइम लगता है, इसलिए मैंने वहाँ पे वीडियो पॉज़ किया था। और आई होप ये वीडियो अच्छी लगी हो आपको। अगली वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जिसके अंदर डायमेंशनल एनालिसिस कवर करूँगा, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन बहुत ही डिटेल में देखने वाले हैं कि लॉज क्या होते हैं, इन लॉज को कैसे फॉलो करना है, ये लॉ क्या कहते हैं, और कुछ मैं साइंटिस्ट से भी आपको मिलवाने वाला हूँ। तो अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।